आपने बोला एक लाइन कि सैटरडे की ज्वाइनिंग अच्छी होती है। आप ये दिन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में मानते हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष 6 वेदांग कहलाए हैं। उनमें से ज्योतिष भी एक वेदांग है। कोई विषय जो भविष्य पर प्रकाश डाले जी वो ये अकेला विषय है। जी तो मेवाड़ विश्वविद्यालय में अंक शास्त्र पर और अंकों का भी बड़ा महत्व देखा गया है। जी तो नंबर 8 जो होता है वो 2 वृत्तों से मिलकर के बनता है, 2 सर्कल्स। एक वृत्त इहलोक को दर्शाता है और दूसरा परलोक को दर्शाता है। और ग्रह परिषद के बहुत ही प्रतापी और अत्यंत सुंदर शनि ग्रह जो हैं, शनिदेव जिनके मालिक माने जाते हैं, शनि ग्रह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। वो उस नीले रंग का वर्णन नहीं हो सकता। ये एक परा विद्या है, रहस्यमय गूढ़ विद्या है और इससे इंस्पायर्ड बस होना चाहिए। बाकी तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या अगर आपको दोबारा वीसी बनने का, वाइस चांसलर बनने का मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मौका मिले तो आप बनेंगे? नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी एमयू जर्नलिज्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अपने हर एक इंटरव्यू में आपको बताती हूँ कि आज के इंटरव्यू में क्या खास होने वाला है। इस इंटरव्यू में ये खास है कि मैं इस इंटरव्यू को करते हुए खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनका खुद का व्यक्तित्व काफ़ी विशाल है। उनका व्यक्तित्व उनकी पहचान है और उस व्यक्तित्व में वो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, चीज़ों को 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि हैं मेवाड़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छी तरह, बिल्कुल। आपका स्वागत है इस इंटरव्यू के लिए। सर, आपने अपने जीवन का 2 वर्ष इस विश्वविद्यालय को दिया। यहाँ के लोगों से जुड़ाव, यहाँ के अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ज्ञान, अनुभव, सब कुछ इस विश्वविद्यालय को दिया आपने। सारे स्टाफ, गेस्ट, स्टूडेंट से आपका आंतरिक कनेक्शन बन चुका है, दिल से कनेक्शन बन चुका है। सर, ये कनेक्शन आप स्थापित कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे 8 अक्टूबर 2022 को शनिवार का दिन था और मेरी एक बॉस हुआ करती थी, वो एक विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर थी उस समय। तब मैं बिल्कुल युवा था, तो राजकीय विश्वविद्यालय था, वहाँ मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात था। उत्तर प्रदेश की बात है और मैडम ये कहती थी कि शनिवार की ज्वाइनिंग बहुत अच्छी रहती है। तो जब मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति हुई तो 8 अक्टूबर और शनिवार का दिन तय किया मैंने और उस दिन यहाँ पे लगभग 10:15 बजे आकर के कार्यालय में कार्यभार संभाला। आज 9 नवंबर है आज जी। 9 नवंबर 2024। ये समय इतनी जल्दी बीता कि मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि 2 वर्ष और 1 माह से ज़्यादा हो चुका है। और जहाँ तक बात रही, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया शनिवार को, मंडे को सुबह 5 बजे से मैंने काम करना शुरू कर दिया। और पहली बार जब मैं पहुंचा तो विश्वविद्यालय के सांगा छात्रावास में गया और फिर सिक्योरिटी सिस्टम को देखा मैंने, यहाँ के विद्यार्थियों से इंटरेक्शन हुआ मेरा, और विद्यार्थियों की जो डिफ़िकल्टीज़ थी, चाहे वो उनके आवासीय परेशानियाँ हों या मैथ से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हों और खेल कूद से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ रही हों, विश्वविद्यालय के मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वाटर प्रॉब्लम्स, तमाम बातें यहाँ रहीं, सफाई के तमाम इश्यूज़ थे।
तो बहुत से सक्षम अधिकारियों के नेतृत्व में मैंने काम किया, एक राजकीय कर्मचारी के रूप में भी और निजी क्षेत्र के और कॉरपोरेट अधिकारियों के बीच में भी काम किया जीवन में। लेकिन हर जगह का अनुभव अलग होता है, हर विश्वविद्यालय अलग है, हर सिचुएशन अलग है और हर सिचुएशन क्षणभंगुर है, मोमेंट टू मोमेंट बदलती है। जो चीज़ मेरे साथ चलती है वो मेरा हौसला है और ये सिद्धांत कि मैं अकेला हूँ और शीर्ष पर पहुँचा व्यक्ति अकेला ही होता है जी। मेरी वर्किंग में मैं कोई टीम कभी नहीं बनाता, कोर टीम जी। क्योंकि धीरे धीरे वो कोर टीम क्वाइटरी का रूप ले लेती है और विश्वविद्यालय का विकास रुकने लगता है, टीम का विकास होने लगता है 2-4 लोगों का। पूरा विश्वविद्यालय, मेरी ताकत जो है वो यहाँ के विद्यार्थी हैं, वो मेरी टीम है। सभी शिक्षक मेरी टीम का पार्ट हैं, सभी कर्मचारी मेरी टीम का पार्ट हैं, क्षेत्रवासी मेरी टीम का पार्ट है, ज़िले के तमाम ओहदों पर बैठे हुए राज्य अधिकारी, चाहे वो रेलवेज़ के हों, चाहे मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के हों, चाहे ज़िला प्रशासन के हों, वो सब उस टीम के सम्मानित सदस्य हैं। तो इस कार्य संस्कृति से काम करना शुरू किया और बगैर 1 रुपया भी एडिशनल मांगे मैनेजमेंट से, 1 रुपया भी मैंने नहीं मांगा है और इकोसिस्टम को विश्वविद्यालय के बदल दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस विश्वविद्यालय के केंद्र में आदरणीय चेयरमैन साहब के विजन के अनुसार विद्यार्थियों को मैं लाया, इसको एक स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। देखते देखते जो लोग जुड़ते गए उस शैक्षणिक सक्रियता से, एकेडमिक एक्टिविज्म से जो शुरू हुआ था 5 बजे 10 अक्टूबर को, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे और न जाने कितनी बातें उन्होंने सीखी मेरे साथ, वर्किंग में आए। और जो लोग उस एकेडमिक एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, दूर रहे, वो पिछड़ते चले गए और धीरे धीरे करके विश्वविद्यालय आगे बढ़ गया। विश्वविद्यालय ने रफ्तार पकड़ी, यहाँ के इकोसिस्टम में बदलाव आए और एक क्षण ऐसा आया कि नैक का जब इंस्पेक्शन था उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ और 20 दिन पहले हमारे मेंटेनेंस ऑफिसर्स ने, चाहे वो कैलाश पोरवाल जी हों या राकेश गिरी जी हों या शिवा हों, इन सभी ने विश्वविद्यालय को ऐसी रेडीनेस पर पहुंचा दिया जो रेडीनेस 10 अक्टूबर को शुरू हुई थी 2022 में, कि उसके बाद ये सोच रहे थे हम लोग कि व्हाट नेक्स्ट, और नैक के मापदंडों के अनुसार तैयारी पूरी हो चुकी थी। आत्मविश्वस्त, सामाजिक दृष्टि से मजबूत और उत्तरदायित्वपूर्ण विद्यार्थियों का निर्माण हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स आज प्रोड्यूस हो रहे हैं। विद्यार्थियों में इतनी समरसता आई है, इतनी दोस्ती उनमें डेवलप हुई है, क्योंकि इसका नाम ही विश्वविद्यालय है। एक ऐसा विद्यालय जहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी पढ़ते हों, जहाँ पे पूरे विश्व से शिक्षक पढ़ाने आते हों, चाहे वो प्रोफेसर इब्राहिम एडो हों जो नाइजीरिया से हैं और यहाँ पे पैरामेडिकल साइंसेस के प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास है जो मेवाड़ के यशस्वी महामानव भामा शाह जी के नाम से सुशोभित है। भामा शाह अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास जो इंटरनेशनल छात्रावास है, उनको डेडिकेटेड है वो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को। तो प्रोफेसर इब्राहिम एडो हों और भी तमाम रिसर्च स्कॉलर्स हों नाइजीरिया से जो आए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आए हैं, यमन से आए हैं, और इन सब को चुन चुन कर
सेलेक्ट करके इनकी प्रतिभा के आधार पे हमारे जो चेयरमैन एमेरिटस हैं डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी, जो बड़े यशस्वी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और इस सहस्राब्दी के जाने माने शिक्षाविदों में भी उनकी गिनती होती है और बहुत से विचार उनके नई शिक्षा नीति का पार्ट बने हैं। सरकार ने उन विचारों को तवज्जो दी है। उनके नेतृत्व में उनके विजन और मिशन को सार्थक करने में मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। यद्यपि मैं अकेला हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं क्वार्टरी नहीं बनाता, मैं कोई कोर टीम नहीं बनाता। विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी मेरी टीम का पार्ट है, वो मेरी ताकत है। हर शिक्षक मेरी ताकत है और हर शिक्षणेतर कर्मचारी, सभी को शामिल कर दिया। इतनी बड़ी टीम को साथ में लेके मैं चलता हूँ, जिससे कि इस विश्वविद्यालय की बहुत त्वरित गति सुनिश्चित हुई है और ये एक अलग तरह का प्रशासनिक मॉडल है जो मैंने तमाम सिचुएशंस में काम करने के बाद सीखा। तमाम श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में, तमाम विद्यालयों में, तमाम रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स में और विशेष रूप से अपने ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सीरीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किया भारत में और करीब 10 यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। विभिन्न गौरवशाली गाथाओं के साथ धीरे धीरे डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर मेवाड़ विश्वविद्यालय बढ़ रहा है, जो अपना अपना रूप लेंगी विभिन्न क्षेत्रों में। ये पिछले 2 वर्षों का अनुभव है और बहुत रोमांचकारी अनुभव है। मैंने बहुत कुछ इसमें सीखा। बहुत सी सिचुएशंस से मैं दो चार हुआ, बहुत सी किंवदंतियाँ यहाँ से दूर की, बहुत से मिथक खंडित किए, बहुत से डर लोगों के मन से निकले और विद्यार्थी जो हैं वो आत्मविश्वस्त हुए। सर, आपकी बातों में ये क्वाटनरी आया, सर उससे हम क्या समझें? उस शब्द से हम क्या समझ सकते हैं कि आप एक टीम नहीं बनाते, क्योंकि फिर वो आगे जाके क्वार्टरी में तब्दील हो जाती। क्वार्टरी एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि फेवरेट्स का एक समूह। अच्छा। जब कोई भी शीर्ष पे बैठा व्यक्ति जी, जब कोई कुलपति चंद टीचर्स को चारों ओर से अपने कर ले और खुद घिर जाए उनके बीच में, जी, कुछ प्रशासनिक लोगों को अपने चारों ओर समेट ले, और तो वो लोग जो हैं उनकी धारणाओं, अवधारणाओं, राजनीति, गाइडेंस, इल गाइडेंस, पॉलिटिक्स से वाइस चांसलर घिर जाता है। तो इसलिए क्वार्टरी जो है उसका निर्माण हो जाता है जैसे ही आप टीम बनाने चलते हैं। अगर आप सभी शिक्षकों को, सभी कर्मचारियों को और विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को अपनी टीम का पार्ट बनाएंगे तो आप डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट में जाएंगे, और 1-to-1 कनेक्ट में जाएंगे तो आप भी बहुत लर्न करेंगे, आपके विद्यार्थी बहुत लर्न करेंगे, आपके कोलीग्स बहुत लर्न करेंगे, और आप ऑफिस पॉलिटिक्स को, सिस्टम्स की जो पॉलिटिक्स हैं उन पर फोकस न करके आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे, और जो राजनीति चल रही होती है वो अपने आप ध्वस्त होती रहेगी और सार्थक डायरेक्शन मिलता है फिर सिस्टम को। तो जनरली जो कोर टीम्स का कॉन्सेप्ट है वो कोर टीम्स कोलैप्स करती हैं और क्वार्टरी में तब्दील हो जाती हैं। सभी को, सभी एस्पेक्ट्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को, हर लेवल के कर्मचारी को, हर लेवल के शिक्षक को एक्टिवेट करना एकेडमिक एक्टिविज्म का कॉर्नर स्टोन है। उसका आउटपुट बड़ा मैग्निफिशेंट और मैग्नानिमस और मेहनत होता है। बहुत बड़े लेवल पे रिजल्ट्स आने लगते हैं बहुत कम समय में, और इकोसिस्टम बदल जाता है और वो प्रैक्टिस ही चेंज हो जाती है फिर। तो इस तरह से ये एक अलग मॉडल है प्रशासन का, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी मुझे किसी टीचर विशेष के साथ नहीं देखा होगा।
कभी किसी स्टूडेंट्स के समूह के साथ, विशेष रूप से किसी डिपार्टमेंट या किसी समूह के साथ नहीं देखा होगा। हर बच्चा कनेक्ट तब फील करता है जब आप सभी को अपनी टीम का पार्ट मानते हैं। मेवाड़ के विद्यार्थी मेवाड़ की सेना के सैनिक ही नहीं, उसके विभिन्न स्तर पर अपनी सीनियरिटी के हिसाब से अधिकारी की तरह हैं। और मेवाड़ की सेना जो है वो यहाँ के विद्यार्थियों की सेना है और उनकी सबकी ताकत लगी हुई है। शुभेच्छाएँ हैं रेस्पेक्टेड पेरेंट्स की, और वो परिलक्षित हो रहा है जो चेंज आप फील करते हैं यहाँ की आबो हवा में और भयमुक्त वातावरण में। और आपको हमने हमेशा से देखा है कि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, सभी स्टूडेंट से मिलते हैं, सभी स्टूडेंट से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। सर, ये आपने किसी से सीखा है? क्योंकि ये जितना हमें अनुभव हुआ है आपके साथ, आपको देखकर, आपके बारे में जानकर, कि आप हर किसी से सीखते हैं, चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई सिचुएशन हो, कोई आर्टिस्ट हो या फिर कोई गेस्ट आए हो हमारे पास, आप हर किसी से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, या फिर ये आपका खुद का अनुभव है, खुद ही आप चाहते हैं कि आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करें, 1-to-1 इंटरेक्शन करें? मेरा ऐसा विचार है कि भारत का हर बच्चा जी भारत रत्न है और भारत की हर बेटी पद्मश्री है जी। इतने टैलेंटेड इंसान इस देश में हैं क्योंकि ये देश ही, ये राष्ट्र ही सार्वभौमिक है। इतना समृद्ध है यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ के संस्कार, यहाँ के रेस्पेक्टेड ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जिनकी मेहनत से ये देश चमका है। और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके रेस्पेक्टेड ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का मैं बड़ा शुक्रिया करूँगा, और उनके फॉर्मर स्कूल्स का, उनके प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, कि उन्होंने इतने योग्य विद्यार्थी हमको दिए कि हम उनको गाइड कर सकें और किसी मुकाम तक ले जा सकें। तो ये एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि सबको साथ लेकर के चला जाए। और ये कोई इंटेंशनल नहीं है, ये मेरी कार्यशैली है। मैं चाहूँ तो इसे नहीं छोड़ सकता जी, मैं कितना भी चाहूँ छोड़ नहीं सकता। और साथ ही साथ मैं ऊर्जा, जैसे एक बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, उसमें जिस तरह से ऊर्जा होती है भरी हुई, उस तरह से मैं ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ बचपन से। और ये बड़ी भारी कृपा है ईश्वर की कि जब लोग शाम को 5-5:30 बजे अपने घर जा रहे होते हैं दिन भर कार्य करने के बाद, और मैं भी उनके साथ काम कर रहा था, उस समय से ऑनवर्ड रात के 3 बजे तक जो मैं एनर्जी जनरेट होती है मेरे अंदर, वो अभूतपूर्व है। और वो एनर्जी फिर मुझे हेल्प करती है इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में। सर, आपके पहले कॉन्वर्सेशन में हमें एक वर्ड आपने बोला, एक लाइन, कि सैटरडे की जॉइनिंग अच्छी होती है। आप ये दिन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में मानते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ इस विश्वविद्यालय की एक और विशेषता है कि डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जैसे महान विद्वान के नेतृत्व में फैकल्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपी एंड मेडिसिन का संचालन होता है, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी एग्जिस्ट करता है। और शर्मा साहब का स्पेशलाइजेशन डेबिलिटेशन, कैंसिलेशन, राजयोगा पर है। तो ये एक पराविद्या है। ये ऋषियों और मुनियों के तपस्या से, तपश्चर्या से, चिंतन से ज्योतिष एक वेदांग के रूप में था। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष 6 वेदांग कहलाए हैं। उनमें से ज्योतिष भी एक वेदांग है। कोई विषय जो भविष्य पर प्रकाश डाले जी, वो ये अकेला विषय है जी। तो मेवाड़ विश्वविद्यालय में अंक शास्त्र पर और अंकों का भी बड़ा महत्व देखा गया है। जी।
तो नंबर 8 जो होता है वो 2 वृत्तों से मिलकर के बनता है, 2 सर्कल्स। एक वृत्त इहलोक को दर्शाता है और दूसरा परलोक को दर्शाता है। और ग्रह परिषद के बहुत ही प्रतापी और अत्यंत सुंदर शनि ग्रह जो हैं, शनिदेव जिनके मालिक माने जाते हैं, शनि ग्रह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। वो उस नीले रंग का वर्णन नहीं हो सकता। आप तारामंडल में कभी देखें उसको प्लेनेटेरियम में, तो आपको उसकी ब्यूटी का एहसास होगा। तो इस पे यकीन करने और ना करने का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विषय है जो शोध का विषय है, ये एक पराविद्या है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का एसेंशियल कंपोनेंट है। तो मेरी भी श्रद्धा, क्योंकि भारत इसकी जननी है इस विद्या की, और ये पूरे संसार में ये विद्या लोग यकीन करते हैं। अरेबिक वर्ल्ड में नजुम के नाम से विद्या जानी जाती है, और बहुत महान लेखिका लिंडा गॉडमैन ने इस पर बड़ा काम किया है। और इन सभी विषयों पर अध्ययन के लिए ही मैडम हेलेना ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकट ने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अडयार नामक स्थान पर भारत में की थी। और उसी संदर्भ में फिर मैडम एनी बेसेंट आई थी भारत में, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी। तो ये भी एक पराविद्या है जो पुष्पित और पल्लवित होती है हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में। सर, मैं अपने ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सर का भी डिप्लोमा है एस्ट्रोलॉजी में तो इसलिए मेरा ये प्रश्न हुआ था जो मैं सर के मुंह से सुनना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी। जी सर, ये बात हुई सैटरडे की ज्वाइनिंग की। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाइस चांसलर का चुनाव कैसे होता है, चुनाव, उनका कार्यकाल, और उनके कार्यकाल में उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। बहुत कठिन है, बड़े मुश्किल मापदंड हैं, और सिर्फ मापदंडों से ही बात नहीं बनती, तब करके खरा सोना बनना पड़ता है। अगर आपको जस्टिफाई करना है अपने आप को, सिर्फ वीसी बनना ही काफ़ी नहीं होता। मेरा ऐसा मानना रहा है कि ऐसे पदों को ये मर्तबे कहलाते हैं ज़िंदगी के, जो बहुत सत्कर्मों के बाद प्राप्त होते हैं। इसमें गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। कई पीढ़ियों की साधना के बाद कोई व्यक्ति किसी परिवार का किसी विश्वविद्यालय में वीसी अपॉइंट होता है जी। और ये एक अजीब बात है कि पिछली 7 पीढ़ियाँ जिनका कि फैमिली ट्री मौजूद है हमारे परिवार का, तो उसमें बड़े बड़े ऊंचे पदों पर लोग रहे, लेकिन वीसी के रूप में नियुक्त होने वाला मैं पहला व्यक्ति बना अपने परिवार में और अपने बैच में जी। अपने सहपाठियों के बीच में, अपने एकेडमिक कैरियर में। ये प्रक्रिया इतनी दुरूह है, इतनी मुश्किल है कि पहले आप किसी विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक कम से कम अध्यापन कार्य करें। पहली नियुक्ति सहायक आचार्य के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होती है। 8 वर्ष तक जब व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता है, तब जाकर के कहीं अगर उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर 400 के आसपास टच करता है, इन एनी केस 300 प्लस होना चाहिए, तब वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त या प्रमोट हो सकता है। और साथ ही साथ रिसर्च पब्लिकेशंस और बहुत अच्छे शिक्षक के गुण उसमें मौजूद हों। अगर वो शिक्षक है तो उसका जिह्वा पर नियंत्रण हो, जिह्वा, वाणी और ज्ञान, इनमें सिंक्रोनाइजेशन हो, बहुत अच्छा वक्ता हो, वो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो, विभिन्न विषयों का ज्ञान हो, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज हो। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति जब होती है,
तो उसके लिए मिनिमम 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए किसी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में। फिर जब आप प्रोफेसर अपॉइंट हो जाते हैं, और प्रोफेसर की पोजीशन एक सिलेक्शन पोजीशन है, ऑटोमेटिक प्रमोशन के द्वारा प्रोफेसर नियुक्त नहीं होता, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, और उस सिलेक्शन कमेटी को एफ्रेश फेस करेगा वो इंसान और compete करेगा अन्य एप्लीकेंट्स के बीच में। उसके एडवर्टीज़मेंट के पब्लिकेशंस के भी तमाम नियम हैं और विभिन्न मापदंड हैं शैक्षणिक, और बहुत अच्छे जर्नल्स में प्रकाशन हो, पुस्तकें लिखी हों, तमाम प्रोजेक्ट्स और ग्रांट्स लाया हो वो शिक्षक, विश्वविद्यालय में रिसर्च गाइडेंस उसने की हो, और फिर वो किसी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी सिस्टम में कम से कम 10 वर्ष तक एज प्रोफेसर काम करे, यानी कि 20 वर्ष तो यही हो गए टीचिंग के। और साथ ही साथ अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए भी पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है, और 1993 से नियम आया यूजीसी नेट परीक्षा एंट्रेंस पॉइंट पर, और साथ ही साथ पीएचडी की डिग्री। ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद सिलेक्शन कमेटीज़ अगर आपको सेलेक्ट करती हैं तब फिर आप जर्नी ट्रैवल करते हैं 20 वर्षों की, और उसके बाद फिर पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं यूनिवर्सिटी की बाकायदा, जैसे और पोजीशंस एडवर्टाइज होती हैं। सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनती है। वो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी जो भी एप्लीकेंट्स या नॉमिनेशंस आते हैं विभिन्न डिस्टिंग्विश्ड लोगों के, और उसके बाद फिर उसमें सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी कही जाती है, वो इंटरेक्ट करती है कैंडिडेट्स के साथ। एक पैनल ड्रॉ किया जाता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, कई राउंड्स होते हैं उसमें, और तदुपरांत जो पैनल बनता है उसमें मिनिमम 3 नाम रिकमेंड किए जाते हैं, और उन 3 नाम पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी के आधार पर, जिस पर माननीय कुलाधिपति महोदय टिक करते हैं या फिर वो इंटरेक्ट करते हैं, और उनको अगर वो व्यक्ति लगता है कि हाँ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ने जो अनुशंसाएं की हैं वो सही हैं, और अपना ब्रेन अप्लाई करते हैं कुलाधिपति, और उसके बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड ड्यू डिलिजेंस जो व्यक्ति उन तीनों में से उनको ठीक लगता है उसको वो अवसर प्रदान किया जाता है। किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और सुपरनिवेशन की जो एज है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में 65 इयर्स है। 62 इयर्स थी, अभी 62 इयर्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 65 है। निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय भारत के जो हैं उसमें कुलपति को ये कानून बनाया संसद ने कि 70 वर्ष की आयु तक कंटिन्यू कराया जा सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, राजस्थान उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम और मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और अगर उसके बाद उचित समझा जाए नियोक्ताओं के द्वारा, और व्यक्ति की भी अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो इस तरह का, तब वो कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें डायनेमिक वाइस चांसलर जो है वो रात दिन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि समय सीमित होता है, 3 वर्ष में ही डिलीवर करना है। वो शिक्षक से यहीं पे भिन्न हो जाता है। वीसी इज़ एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। प्रशासनिक हेड भी है, एकेडमिक हेड भी है, बट इन द कंट्रोल ऑफ मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक्ट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से गाइडेंस आ रही होती है। लीगली कंट्रोल्ड पोजीशंस हैं सब। भारत में जो भी पद हैं उनसे जुड़े हुए कर्तव्य हैं और उनसे जुड़े हुई शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ जिनसे कर्तव्य ना जुड़े हों वो ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं होती।
और ऐसे कोई कर्तव्य नहीं होते जिनसे जुड़ी हुई शक्तियाँ ना हो, लेकिन शक्तियों का सदुपयोग हो, शक्तियों को का प्रयोग जो हो वो विश्वविद्यालय के कल्याण में हो, वेलफेयर में हो। विवेकाधिकार का प्रयोग भी कल्याणकारी मंतव्य के साथ हो, ये भारत और विश्व का कानून कहता है। तो शक्तियों को अलग रखते हुए एक अलग तरह की शक्तियाँ भी होती हैं जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं। कुछ पावर्स इंडिविजुअल अपने व्यक्तित्व से जनरेट करता है और अपने मापदंड बनाता है, बेंचमार्क्स बनाता है। उन बेंचमार्क्स को देखा जाता है कि कहीं कोई व्यक्ति पर दाग नहीं होना चाहिए, व्यक्ति बहुत निष्ठावान होना चाहिए, व्यक्ति बहुत ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति रिश्वत न लेने वाला हो, व्यक्ति में न्याय करने की क्षमता हो, व्यक्ति एडजुडिकेट कर सके, व्यक्ति क्वाइटरी ना बनाता हो। फिर मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि लोग कोशिश मत हैं हम शामिल हो जाएं, टीम बन जाए, फिर वो टीम का भला होने लगता है, वो फिर विश्वविद्यालय का भला नहीं होता। तो ये कुछ मापदंड हैं जो सिलेक्शन कमेटीज जज करती हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय इस समय हैं जिनका ब्यौरा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन करता है। और इस सहस्त्राब्दी की जब शुरुआत हुई थी तो करीब 400 विश्वविद्यालय थे, लेकिन जिस शैक्षणिक क्रांति से भारत गुजर रहा है और भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने जिस तरह से अपने धन का इन्वेस्टमेंट किया है, एजुकेशनल सोसाइटीज़ ने पैसा लगाया एजुकेशन सेक्टर में, उससे बहुत कल्याण हुआ है भारत का और क्वालिटी एजुकेशन की ओर ये देश बढ़ा। और चुनौती प्रस्तुत की निजी क्षेत्र विश्वविद्यालयों ने राजकीय विश्वविद्यालयों के सन्मुख कि वो भी अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, अपने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, अपने इक्विपमेंट्स को देखें, अपने कार्य संस्कृति को इम्प्रूव करें। और लेवल प्लेइंग फील्ड हालांकि नहीं मिलता है निजी क्षेत्र विश्वविद्यालयों को, लेकिन समय आने पर मिलेगा। ये भी एक सच्चाई है कि दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे इवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हो अमेरिका की, ये सभी निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय हैं। तो धीरे धीरे भारत में इसमें प्रगति होगी और बहुत अच्छी रिसर्चेज मेवाड़ विश्वविद्यालय करके देगा। कितना भी इस विश्वविद्यालय का विरोध हो जाए, लेकिन ये अपने जुझारू प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा, संघर्ष करता रहेगा और सफल हुआ है और होता ही रहेगा कानून के दायरे में। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, इतने इम्पोर्टेंट चीज़ को इतनी सरलता से समझाने के लिए। जी, मेरी ओर से भी धन्यवाद कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। जनरली संवाददाता लोग ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन वाइस चांसलर मेवाड़ यूनिवर्सिटी की का जो अपॉइंटमेंट है और उसका जो क्षेत्राधिकार है और उसके जो भी कर्तव्य हैं, वो मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के माध्यम से हैं। और ये अधिनियम जिससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिस कानून से विश्वविद्यालय गवर्न होता है, वो राजस्थान विधानमंडल ने पास किया था। और अंतर्राष्ट्रीय कानून तो लागू है ही विश्वविद्यालय के अंदर, और भारत का कानून भी लागू है। सभी कानून देश के राष्ट्र के लागू हैं, तमाम कस्टम्स और रीति रिवाज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लागू हैं। लेकिन जो नियामक दस्तावेज है जिससे मेवाड़ यूनिवर्सिटी संचालित होती है, वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है, जिसे राजस्थान विधानमंडल ने पास किया, जैसा मैंने कहा। उसके उपबंधों के अनुसार इस विश्वविद्यालय का संचालन होता है और विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सर ने इतने मन से, इतने दिल से इस यूनिवर्सिटी के लिए इतना कुछ किया है, स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ किया है कि शायद ही कोई बयां कर सकता है। स्टूडेंट को हर चीज़ के लिए इंकरेज करना, हर वक्त उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। अगर आप इनसे किसी चीज़ के लिए परमिशन लेने आए तो कभी भी ये आपको डिससेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि स्टूडेंट्स को डिससेटिस्फाई नहीं करते। यही सारी चीज़ें हैं। इन्होंने पूरे दिल से इस यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दिया है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में आगे क्या सोच रहे हैं,
क्या फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स इमेजिन कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं सर, प्लीज़। जी, ये प्रश्न बहुत ही दूरगामी प्रश्न है, बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वी आर क्लियर अबाउट द फ्यूचर, यस सर, तब तक बहुत मुश्किल होता है। इस पर मेरा विचार ऐसा है, और मैंने प्रबंध तंत्र को संस्तुतियाँ की हैं कि विश्वविद्यालय को अब हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी जो है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक क्षेत्र की ये ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है यूजीसी नैक के द्वारा, और बहुत मुश्किल से और बड़ी मेहनत से ये ग्रेड आया। मैं ऐसा कामना करता हूँ कि आने वाले समय में जल्दी ही ये यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग की ओर बढ़े, और जिससे कि हमें इंटरनेशनल रैंकिंग्स मिलें और हमें और भी विदेशी देश विदेश और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यहाँ पर जो करीब 600 के आसपास पढ़ रहे हैं और भी हों, ये संख्या बढ़े, ये संख्या करीब 2000 तक पहुँचे, तो समृद्धता आएगी। हमारे विद्यार्थी तमाम देशों की कल्चर से भी रूबरू होंगे और उनमें ये ललक पैदा होगी कि हम भी विदेश जाएं। बिल्कुल। और मेवाड़ विश्वविद्यालय का जो अचीवमेंट्स हैं, कि जो महती अच्छाइयाँ हैं, वो तमाम देशों से आए हुए विद्यार्थी अपने देशों तक और अन्य देशों तक ले जाएंगे। हालांकि मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी की एक यूनिवर्सिटी नाइजीरिया में भी है जिसका नाम मेवाड़ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे और बेटर रैंकिंग्स इस यूनिवर्सिटी की आएँ और भी तमाम विद्यार्थी यहाँ पढ़ें, एक ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़, देश में 2000 से अधिक लॉ स्कूल्स हैं, और इंडिया टुडे रैंकिंग्स के अनुसार फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी लगातार राइज कर रहा है और इस बार 57th रैंक पर है। इतने बड़ी संख्या में, हालांकि भारत के हिसाब से संख्या बहुत कम है, क्योंकि भारत के हर गांव में कम से कम 4 वकीलों की ज़रूरत है, लेकिन 2000 से ज़्यादा लॉ स्कूल्स में 57th रैंक पर ऑन मेरिट्स आना, ये एक बड़ी बात है। तो फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ भी ग्रो कर रही है। हमारे उसमें BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम है, LLM है और PhD प्रोग्राम्स हैं। इसके साथ ही साथ इस बार मैंने अनुरोध किया है ऑनरेबल चेयरमैन साहब से कि हम BSc LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को ला सकें, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BSc LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड BTech LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को भी अप्रूव करते हैं, उसका एफिलिएशन देते हैं। तो इस तरह से हम लोग विज्ञान और कानून, लॉ एंड टेक्नोलॉजी को के विकास को के गवाह बन सकें और राष्ट्र में योगदान कर सकें, क्योंकि लॉ एक ऐसा विषय है जो हर स्पेशलाइजेशन में पहुंचा है। इसके साथ ही साथ हमारे जो अन्य संकाय हैं, जैसे PG प्रोग्राम्स और भी शुरू हों, जहाँ पे हमारे UG कोर्सेज है, जैसे M.Ed प्रोग्राम की ज़रूरत महसूस होती है, B.Ed है हमारे यहाँ, DLED भी है। M.Ed प्रोग्राम अगर आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरह शारीरिक शिक्षा डिपार्टमेंट में, विभाग में अगर हमारे पास आता है MPEd प्रोग्राम, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, तो वो भी एक गौरव की बात होगी। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के एक्रेडिटेशन की ओर हम लोग प्रयास शुरू कर चुके हैं, और तमाम अन्य डायमेंशंस जो हैं
उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन से इस बारे में भी चर्चा हो गई है और कार्य उस पर शुरू हुआ है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय का एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज हमारे पास ऑलरेडी है, 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल भी है कैंपस में, स्कूल ऑफ नर्सिंग भी है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भी है जिसमें काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, और फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी है। तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ हम लोगों ने अपने यहाँ डेवलप किया हुआ है, एकेडमिक और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक फुल फ्लेज्ड मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जो इस क्षेत्र में मेडिकल सेवाओं को दूर दूर तक पहुंचा सके, उस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ एक सपना, एक हॉकी प्लेयर होने के नाते मेरी बात हुई है चेयरमैन एमेरिटस डॉक्टर अशोक कुमार गदिया सर से, जो फाउंडर भी हैं इस विश्वविद्यालय के, और उन्हीं का विज़न है ये विश्वविद्यालय कि भारत की जो हॉकी टीम है, नेशनल टीम, उसमें अगर विमेंस टीम में या मेंस टीम में एक एक विद्यार्थी मेवाड़ यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट हो सके, उसके लिए हमको यहाँ टर्फ तैयार करना है, एक स्पोर्ट्स क्लाइमेट तैयार करना है, किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को ला करके यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फिज़िकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेस का संकाय अध्यक्ष या डीन की तरह नियुक्ति हो, जो एक खिलाड़ियों को यहाँ पर लाया जा सके, चुने हुए खिलाड़ियों को, और फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस डेवलप हो। और हमारे जो युवा टीचर्स हैं जिनको अभी उतना एक्सपोजर नहीं है स्पोर्ट्स और फिज़िकल साइंसेस में, बिल्कुल बिगनर्स हैं वो लोग, उनको गाइडेंस मिल सके उस सीनियर पर्सन की, और वो लोग भी अभी ओवर एज नहीं हुए हैं, वो भी खेलों में दिलचस्पी अपनी बढ़ाएं। और अगर वो दिन एक स्वर्णिम दिन होगा जब भारत की टीम में हॉकी का कोई बालिका या बालक हमारी टीम का, हमारी मेवाड़ यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट होगा। क्रिकेट में ऑलरेडी यहाँ के विद्यार्थी रणजी ट्रॉफी तक पहुँचे हैं, और साथ ही साथ फुटबॉल की बहुत बेहतरीन टीम है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से फुटबॉल बहुत लाइक करते हैं। तो अक्सर वो लोग भारत में जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जब ये टीम जाती है तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में कमाल ही कर देते हैं ये लोग, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। और एज वीसी मैं उस मैच में जब पहुंचता हूं तो जोश देखने वाला होता है इनका। अभी करीब 1-1.5 वर्ष पहले एक टूर्नामेंट हो रहा था, तो फुटबॉल का फाइनल चल रहा था, उसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी की जो टीम थी वो 1-0 से ट्रेल कर रही थी, और जब ये मैसेज मिला विद्यार्थियों को कि वीसी सर पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने गोल करके मैच को इक्वलाइज कर दिया। तो ये भी एक बात थी, बच्चों में उत्साहवर्धन भी होता है। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड पर प्रेजेंट रहना, एनसीसी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, एनएसएस को रिफॉर्म की ओर ले जाना, जहाँ पे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी और फैकल्टी हमारी मैडम शांतिनाथ योगी उसको लीड करते हैं एनएसएस को एज प्रोग्राम ऑफिसर्स। इस बार ये भी बहुत हर्ष का विषय है कि रोवर्स एंड रेंजर्स की यूनिट एस्टैब्लिश हुई है, और हमारे मैथमेटिक्स से हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रमोद मेहता जी और एग्रीकल्चर में एसोसिएट प्रोफेसर नीलू जैन मैडम उसको लीड कर रही हैं। तो रोवर्स एंड रेंजर्स की यूनिट में भी बहुत बच्चों ने अपने को नॉमिनेट किया है, और ये तीनों यूनिट्स बहुत कामयाब हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ कि किसी तरह से हमारा फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स आगे बढ़े, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का शिक्षण भी हम एक प्रोग्राम उसका रन कर सकें, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री प्रोग्राम बनाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, बात हो रही है फ्यूचर की, और आपका ताल्लुक भी है एस्ट्रोलॉजी से। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि
आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आपका डिप्लोमा है एस्ट्रोलॉजी में, तो आपने खुद के बारे में भी निरीक्षण किया होगा कि आप फ्यूचर में कहाँ क्या। डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेवाड़ यूनिवर्सिटी का बहुत राइज करेगा आने वाले टाइम में, और ये एक अद्भुत छटा होती है। कई बार क्लासेस में मैं देखता हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती, क्योंकि हाइब्रिड मोड में भी पढ़ाई कराने का की प्रेरणा न्यू एजुकेशन पॉलिसी देती है। तो जब डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हाइब्रिड मोड में क्लास ले रहे होते हो, जिस तरह से कई प्रकांड विद्वानों को मैंने वहाँ प्रेजेंट देखा, और जब सेमिनार्स हो रहे होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे, जहाँ अजय बांबी साहब कभी दिखाई देते हैं, और पहले भोजराज द्विवेदी जी के दर्शन हुए थे, इसी तरह से श्रीमाली जी और सुरेश बंसल साहब, ये अरुण बंसल साहब जिन्होंने जो कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी के जनक कहलाए हैं भारत में, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, स्पेशली सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी। तो उस सब में बहुत राइज करेगी मेवाड़ यूनिवर्सिटी, और ये इस यूनिवर्सिटी का भविष्य बहुत उज्जवल है, और इसी तरह से हम सभी लोग मिलकर के मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, अपना संघर्ष को रुकने नहीं देंगे और सफल होते रहेंगे। तो इस तरह से मैं देखता हूँ। सर, ये तो हो गई यूनिवर्सिटी के फ्यूचर की बात। जी सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जब आप सीख रहे होंगे तो आप ऑफ कोर्स अपने पत्री को आपने एनालाइज किया होगा, अपनी कुंडली को एनालाइज किया होगा, उसमें आपको क्या जानने को मिला? उसमें जो भी बातें मिली थी उस ज़माने में जी, वो लगभग सभी सही निकली, और बहुत साइंटिफिक तरह से 1988 में एक हॉरोस्कोप अरुण बंसल जी के फ्यूचर पॉइंट से ही कुदरतन एक बिग हॉरोस्कोप बना था। मेरे फादर साहब ने वो बनवाया था, और उसमें जो बातें थी मल्टी डिसिप्लिनरिटी की और मेरे कैरियर के बारे में, बहुत कुछ वैसा हुआ अपने आप ही जीवन में, और उसके पहले जो कुछ प्रेडिक्टेड था वो हो चुका था, जो मैं नहीं जानता था कि ऐसा कोई प्रेडिक्शन, क्योंकि जब ये हॉरोस्कोप बना था तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपस लॉ सेंटर में लॉ का स्टूडेंट था। तो उसमें कुछ लाइनें ऐसी थी कि मैं लॉ का स्टूडेंट भी होऊंगा लाइफ में और साइंस का स्टूडेंट भी होऊंगा। तो मुझे ये लगा ये कंप्यूटर को कैसे पता चला कि मैं लॉ की दुनिया में शाइन करूंगा। तो बहुत सी बातें सही निकली, अच्छी निकली, और ऐसा भी नहीं कि मैंने अकॉर्डिंगली कोई लाइफ को प्लान किया हो, क्योंकि ये एक पराविद्या है, रहस्यमय गूढ़ विद्या है, और इससे इंस्पायर्ड बस होना चाहिए। बाकी तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा बात है। लेकिन जैसे एक रोशनी मिलती है, कुछ एक दिशा मिलती है, उस तरह से इसका प्रयोग किया। और आगे मैं समझता हूँ कि अभी बहुत काम बाकी है जीवन में, और वो मैं करता रहूँगा। और ईश्वर से मैं यही कहूँगा कि मेरे मन में मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बार बार इस भारत भूमि पर मेरा जन्म हो, और मैं इस देश की और राष्ट्र की सेवा कर सकूं, और जो भी ईश्वर मुझे रोल देगा इस जन्म में, आगे और अगले जन्म में और उससे अगले में, मोक्ष में कभी नहीं चाहता। सेवा भाव मेरे मन में, और यशो गाथा कर्म यशस्वी पराक्रमी के रूप में मेरा जन्म हो, और मैं इस मातृभूमि के लिए हमेशा कुछ करता रहूं। ऐसा मेरा भावनात्मक भावना है मेरी, और विचार है। सर, तो क्या हम इस यूनिवर्सिटी के फ्यूचर को और आपके फ्यूचर को अलाइन कर सकते हैं? मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या अगर आपको दोबारा वीसी बनने का, वाइस चांसलर बनने का मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मौका मिले तो आप बनेंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मेवाड़ विश्वविद्यालय और मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के लिए
मेरा जीवन समर्पित है। और जब भी मुझे चेयरमैन साहब एक अपने अच्छे फ़ौजी के रूप में हुक्म देंगे तो मैं वहाँ पे तैनात होऊंगा और उस फ्रंट को जीत कर दिखाऊंगा। और मेवाड़ विश्वविद्यालय और ये क्षेत्र बहुत उन्नति करेगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में आज भी वो नायक विद्यमान है जिसके बारे में यहाँ के ग्रामवासी अक्सर मुझसे कहते हैं कि यहाँ जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं चारों ओर इस एरिया में, वहाँ कई बार वो महसूस करते हैं उस दिव्य आत्मा महाराणा प्रताप के घोड़ों की पद चापों को, आवाज़ को, जैसे कि कोई सेना जा रही हो। ये आभास भी लोगों को होता है कि यहाँ पर वो सभी शहीद विद्यमान हैं आज भी जिन्होंने मेवाड़ राज्य की रक्षा में सब कुछ अपना न्यौछावर किया। अगर हमारा सौभाग्य हुआ तो हम अगला वीडियो भी करेंगे सर के साथ। तब तक के लिए इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस इंटरव्यू को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।